चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे तरंग प्रकाश की। क्या पढ़ा जी? तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। इधर चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक, तो यहां पर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ने से पहले हमको एक चीज पढ़ना पड़ेगा कि तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र समझो पहले। मान लो ये है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेस। ये है कोई प्रकाश स्रोत। ठीक, यह है कोई प्रकाश स्रोत, ये लाइट सोर्सेस है। मान लो यहां से प्रकाश आ रही है। जब प्रकाश किसी स्थान से आती है तो हाइगेंस ने बोला मान लो इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे आएंगी। प्रकाश स्रोत से क्या निकलेंगी? प्रकाश तरंग निकलेगी। ठीक, जब प्रकाश तरंग निकलेगी तो जा करके जो इससे मान लो प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, तो प्रकाश तरंगे हमारे इस जहां जाएंगी वहां पर क्या होगा? एक मीडियम हो। क्या जी? एक मीडियम होगा, एक माध्यम होगा। उस माध्यम में प्रकाश के सभी जो कण होंगे जो क्यों करेंगे? कंपन करने लगेंगे। यानी उस मीडियम में जो अनेक छोटे छोटे कण होंगे, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश जाने के बाद उस माध्यम के सभी कण करने लगेंगे, कंपन करने लगेंगे। किसने बोला? हाइगेंस ने बोला। ऐसे समझो पहले। देखो यार, हम सब जानते हैं पहले न्यूटन ने करके सिद्धांत दिया कि प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। ठीक, और बाद में हाइगेंस ने क्या किया? उसका विरोध किया। हाइगेंस ने कहा नहीं, प्रकाश कण की भांति व्यवहार नहीं करता है। प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसके रूप में? तरंग। और जब देखा गया कि जो तरंग होता है, तरंग को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। बहुत ध्यान समझ चीज। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो जब प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो हम लोग जानते हैं तरंग जो होता है, तरंग को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में कोई मीडियम है ही नहीं। तो अनेक साइंटिस्टों के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया। ये तो कह रहे हैं प्रकाश तरंग रूप में चलती है। जब प्रकाश तरंग रूप में चलेगी तो प्रकाश को चलने के लिए किसी क्या होगी? मीडियम की, किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ये साइंटिस्टों के बीच में क्या हो गया? खलबली मच गई। तो हाइगेंस ने सबको समझाया, भैया सही है, आपका मानना सही है, प्रकाश एक तरंग के रूप में संचरित होता है। हमने क्या किया? पूरे ब्रह्मांड में मान लिया एक पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। वह ईथर ब्रह्मांड में सभी स्थान पर क्या है? फैला हुआ है। वही ईथर को जब प्रकाश मान लो सूर्य से आ रही है तो उसी ईथर को जो तरंगे हैं अपना मीडियम मान लेती हैं, वो क्या करती हैं? उसी से संचरित होते हुए हमारे पास पहुंच आती हैं। और यह जो नियम था एकदम सटीक क्या हुआ? साबित सिद्ध हुआ। मतलब हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत को समझाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में क्या मान लिया? ईथर मान लिया। ईथर क्या है? एक मीडियम है जो क्या जिसका द्रव्यमान क्या होता है? बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। और उसी ईथर के माध्यम से जो तरंगे होती क्या होती है? आगे संचरित होती हैं। ये किसने कहा? हाइगेंस ने कहा। अब आगे समझो। हाइगेंस का जो सिद्धांत था, हाइगेंस ने सिद्धांत दिया, एक होता है हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। उसको समझने के लिए हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट अर्थ ध्यान से। तो तरंगाग्र है क्या? मान लो किसी प्रकाश स्रोत से जब यहां प्रकाश स्रोत से तरंगे जाएंगी, वो तरंगे जा करके जिस मीडियम में जा रही होंगी। और हाइगेंस ने क्या कहा? वो मीडियम कैसा? ईथर है। मान लो यहां प्रकाश स्रोत से तरंगे गई, ये तरंगे जा करके किसी जब मीडियम में प्रसार आएंगी, उस मीडियम में उपस्थित प्रत्येक कण क्या होगा? कंपन करने लगेगा।
मतलब यहां से जब प्रकाश, मान लो हे बल्ब है क्या है, बल्ब है, इस बल्ब से क्या निकली, तरंगे निकली, प्रकाश निकला, इस बल्ब से प्रकाश निकला। जब प्रकाश, बहुत ध्यान समझो, इस बल्ब से जब प्रकाश निकलेगा, जब प्रकाश यहां जाएगा तो जिस मीडियम में जाएगा उस मीडियम में बहुत सारे कण होंगे, क्या होंगे, कण होंगे। तो जैसे प्रकाश यहां जाएगा तो सभी कण क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। चैप्टर ये है तरंग वेव। तो इससे जो प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, जो तरंगे यहां से निकलेंगी, जो जिस मीडियम में जा रही होंगी, उस मीडियम के सभी कण क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। अब जब वाइब्रेट होंगे ये लोग करें क्या, जब वाइब्रेट होंगे तो इस पर स्थित प्रत्येक कण, मान लो ये बहुत सारे कणों से क्या है, बना हुआ है, ये मान लो कोई पृष्ठ है, तो जिस माध्यम में तरंगवा गया हुआ है, मान लो उस पर क्या कोई पृष्ठ है, उस पर क्या कोई पृष्ठ है, मान लो पृष्ठ है, और यह पृष्ठ अनेक बिंदुओं से, या हम कह सकते हैं अनेक कणों से बना हुआ है। इस पर, इस परिपथ पर, इस परिधि पर कह सकते हो जो सभी कण होंगे, जो सभी तरंगे होंगी, वो समान चाल से क्या करेंगी, वाइब्रेट होने लगेंगी, क्या करने लगेंगी, गति करने लगेंगी, कंपन करने लगेंगी। और क्योंकि ये समान चाल से कंपन करती है, समान चाल से कंपन करने मतलब ये है, अगर हे वाली तरंगवा आगे गई तो सभी तरंगों कहां जाएंगी, आगे जाएंगी। अगर हे वाली तरंगवा पीछे गई तो सभी तरंगों कहां जाएंगी, पीछे जाएंगी, पीछे। और सभी संभव दिशाओं में क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। जितनी दिशाएं होती हैं ये सभी तरंगे सभी संभव दिशाओं में क्या करेंगी जी, वाइब्रेट करेंगी। बस इन्हीं वाइब्रेट करने, जो जिस माध्यम में, जिस सरफेस पर एक तरंग कंपन कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। तो ये क्या है, ये है तरंगाग्र। बहुत सारे कणों से क्या होगा, बहुत सारे कणों से, बिंदुओं से मिलकर के बना होगा। फिर से, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे चलती हैं तो जिस मीडियम में जाती है, मीडियम के प्रत्येक कण क्या कहते हैं, कंपन करने लगते हैं। मान लिया मीडियम में कोई सरफेस है, उस सरफेस पर जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, वह बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर जो माध्यम का तरंग होगा, जो मीडियम का तरंग होगा, वह समान कला में क्या करेगा, कंपन करने लगेगा। इसी कंपन हम लोग कहते क्या है, तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र। और तरंगाग्र होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार होता है, तीन प्रकार का। पहले डालो इसको, पहले लिखो, परिभाषा है तरंगाग्र, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। परिभाषा लिखो, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो तो यदि किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में तरंग, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो, हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के, किसी क्षण, किसी क्षण समान कला में, समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को, बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कहते हैं। अपने भाषा में लिख तुम कैसे, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो तरंगे जब किसी माध्यम में जाती हैं तो माध्यम के प्रत्येक कण क्या करते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। यदि उस, जिस माध्यम में, जिस सतह पर तरंगे कंपन कर रही हैं, ठीक उस माध्यम हम लोग कहते क्या है, उस सतह हम लोग कहते क्या है, तरंगाग्र। ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखो, तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र के प्रकार, ठीक, यह तीन प्रकार का होता है।
यह तीन प्रकार का होता है। पहला नाला गोली तरंगाग्र, पहला है गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसमें लिखो जब तरंग बिंदुवत, जब तरंग बिंदुवत होता है तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले, सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ, कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ जब तरंग बिंदुवत होता है तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ जब गोलाकार होता है तो उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, अभी समझ में आएगा, परेशान मत हो। परिभाषा क्या लिखा? जब तरंग बिंदुवत होता है तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुवत क्या होता है? बिंदुपथ जब गोलाकार होता है, गोलाकार होता है तो उसे हम लोग कहते क्या हैं? गोली तरंगाग्र कहते हैं। अच्छी तरह बना के समझाएंगे, समझ में आएगा। पहले इसको उतारो। ठीक, चलो आगे देखो, बराबर समझो। गोली तरंगाग्र है क्या? अब तुमको चित्र से आराम समझ में आएगा। और समझो, हम एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं, तुम देखते भी होगे, सबका ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी तालाब में पत्थर फेंक दें, अगर हम किसी तालाब में पत्थर फेंक दें, तुम केयर करोगे, जो तरंगे निकलेंगी वह कैसे होंगी? बताओ, गोलाकार की, बेलनाकार की, समतलकार होंगी? गोलाकार होंगी। मान लो तालाब के बीचों बीच पत्थर फेंका गया, जो तरंगे निकलेंगी वह गोले के रूप में क्या करेंगी जी? आगे गति करते हुए तरंग आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो हुआ क्या वहां पर? जब मैंने तालाब में पत्थर फेंका तो जिस स्थान पर पत्थर पड़ा उसको एज्यूम कर लो बिंदु है। क्या है? बिंदु है। जिस स्थान पर पत्थर पड़ा उस स्थान पर पत्थर पड़ने के बाद जो तरंगे बेल उत्पन्न हो रही हैं वह गोले के रूप में फैलती हुई तालाब के अंदर क्या हो गई? पहुंच गई। तो जब जिस स्थान से तरंगोत्पन्न हो रही है, अगर वह स्थान एक बिंदु है तो उस बिंदु से जो तरंग निकलेगी वह तरंग कैसे होगी? गोली। एक लाइन समझो, जिस स्थान से तरंग उत्पन्न हो रही है अगर वह स्थान एक बिंदुवत है, एक बिंदु के रूप में है, एक पॉइंट है, तो उस स्थान से जो तरंग निकलेगी वह कैसे निकलेगी? गोलाकार। कैसे निकलेगी? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लास्ट में क्या हो जाएगा? एकदम ही बड़ा हो जाएगा। उस तरंग हम लोग क्या बोलेंगे? गोली तरंगाग्र। बताओ, किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे बोलो। अगला है बेलनाकार तरंग। जिस स्थान से, तो मैंने क्या बोला इसमें बताओ? जिस स्थान से तरंगोत्पन्न कैसे होगा?
वह होगा बिंदु। क्या होगा जी? बिंदु। तो बिंदु जो तरंग उत्पन्न होगी उसको क्या बोलोगे? गोली। जिस स्थान से तरंग उत्पन्न हो रही है, अगर वह सर्वज बेलन है, क्या है? एक स्लिट है। एक समझ हो, कोई लंबी मान लो छड़ी है, छड़ी रूप में कोई है, स्लिट है, ठीक। कोई बेलनाकार वस्तु है या पतली कोई क्या है, पटरी, जानते हो पटरी? पटरी दो, स्केल स्केल स्केल, मान लो स्केल है, तो स्केल से जो तरंग निकलेगी वह तरंग क्या होगी जी? वह तरंग बेलनाकार रूप में क्या जाएगी? फैलती हुई चली जाएगी। तो मान लो अब ये बिंदु था, अब क्या हो जाए? ऐसे हो जाए। ए स्लिट है क्या जी? स्लिट है। तो स्लिट से जब तरंगें निकलेंगी वो कैसे होंगी? वो कैसे होंगी? वह तरंगे एक बेलनाकार रूप धारण कर लेंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेलनाकार तरंग। इसलिए तुम समझ लो पटरी स्केल है। तो अगर स्लेट के रूप में कोई तरंग उत्पन्न होगी, वहां से कोई तरंग उत्पन्न होगी, कैसे होगी? वह होगी बेलनाकार। और यहां पर क्या है? अगर कोई तरंग बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है, और चाहे वह बिंदु से निकले चाहे कहां निकले, स्लेट से, तो क्या होती है? उसकी जो तरंगे होती हैं एक समतल हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसको हम लोग कहते क्या है? समतल तरंगाग्र। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? तो जब तरंग बिल्कुल बिंदुवत होता है, क्या होता है? जब तरंग बिल्कुल बिंदुवत होता है तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ क्या होता है? जब गोलाकार तो उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं गोली तरंग गाग्र। बताओ किसी कोई डाउट? मतलब जब तरंग का जिस स्थान से तरंग उत्पन्न हो रहा है, अगर वह बिंदु क्या है? एक बिंदुवत है, तो सीमित दूरी पर जो तरंग उत्पन्न होगी वो कैसे होंगी? जब गोलाकार होंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय तरंगाग्र बोलेंगे। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर लिखो बेलनाकार तरंगाग्र। अभी जितनी चीजें साथ बनाना, तीनों चीजें साथ बनाना। बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। उसे परिभाषा लिखो। जब प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में अर्थात सरल रेखा, जब प्रकाश स्रोत एक स्लिट, जब प्रकाश स्रोत एक स्लिट या सरल रेखा, अब समझ में आया? यह सरल रेखा के रूप का होता है, तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले, किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ जब बेलनाकार होता है तो उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तो उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, एक मिनट तो समझो। हमको एक पटरी दो, एक सिक्का दो, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का दो, थोड़ा सा जल्दी लेट हो रहा है।
दो दो समझो भाई, तुमको समझ में आएगा? ये बताओ, हमारे मान चला सही से, एकदम सही से उदाहरण चला। मान लो सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है। मान लो यहां से कोई तरंगे मार टकराई, यहां से तरंगे टकराने के बाद जो जाएंगी, मान लो आगे जा रहे कहीं जा रही है, तो कैसे जाएंगी तुम बताओ? गोलाकार। ये मान लो बिंदु क्या जी, एक बिंदु है, तो बिंदु से गोला से जो तरंगे निकलेंगी वो कैसे जाएंगी आगे? वो एक गोले रूप में संचित होती क्या निकलेंगी आगे? समझे? मान लो 1 रुपए सिक्का है, यहां पर तुमने टार जलाया, तो आगे जो बनेगा तरंग बनेगा कैसे बनेगा? वो गोले रूप में। कि जब तुमने यहां पर तरंग, यहां पर प्रकाश जलाया, लाइट किया, तो आगे जो तरंग कैसे जाएगा? एक बेलन रूप में जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इससे जो निकलेगा स्लिट से या रेखा मान लो, उसको क्या बोलोगे? बेलनाकार तरंग। और इससे जो निकलेगा उसको क्या बोलोगे? गोलाकार तरंग। अब समझ में आया? ये चीज है। मान लो अब दोनों हो गया, चाहे वह बिंदु चाहे क्या हो, स्लिट हो चाहे रेखा हो। अब मान लो वही चाहे बिंदु से निकल रही हो चाहे स्लिट से निकल रही हो, वही जब बहुत लंबी दूरी तय कर लेती ना, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? समतल तरंगाग्र। क्या कहते हैं? जब कोई तरंग बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है तो वह तरंग क्या होती है? न गोले के रूप में न बेलनाकार, वह क्या हो जाती है? एक समतल तरंग की भांति व्यवहार कर लगती है। उसको हम लोग कहते क्या है? समतल तरंगाग्र। मतलब जब कोई तरंग बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है तो उसके द्वारा उत्पन्न विक्षोभ का तरंग, उसको क्या बोलोगे हम लोग? समतल तरंगाग्र। अब समझ में आया होगा? अगला डाल दो, समतल तरंगाग्र। तीसरा समतल तरंगाग्र। ठीक, समतल तरंगाग्र। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। देखो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत या सरल रेखा हो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत या सरल रेखा हो, या सरल रेखा हो, तो तरंग द्वारा असीमित दूरी तय कर लेने के बाद, तरंग द्वारा असीमित मतलब बहुत दूरी, बोला ना भी, तरंग द्वारा असीमित दूरी तय कर लेने के बाद या तय कर लेने के पश्चात, तरंग द्वारा सीमित दूरी तय कर लेने के पश्चात जब वह समतल हो जाती है तो उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, एक चीज हुआ। जब कोई तरंग बहुत अधिक दूरी तय कर लेगा तो उसके बाद जो तरंग उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतल तरंगाग्र। इसके उदाहरण हमारे मान चल रहा है, कैसे समझो? तुम लोग जानते हो, मान लो गंगा का पानी कहां निकल रहा है? गंगोत्री से। लास्ट में कहां पहुंच रहा है? पश्चिम बंगाल में। मान लो लास्ट पहुंचा, जब वहां पर ब्रह्मपुत्र और गंगा पानी क्या हुआ? मिला, तो पानी क्या होता है? स्पीड तेज होता है। स्पीड क्या होता है जी? एकदम स्लो हो जाता है। और गंगा माई वहां पर क्या होती है? छिछली हो जाती है, नहीं क्या होती है? चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है। वही तो बनता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनता है। एकदम फैल जाती है, मतलब वहां पर क्या बना? एक तो कह सकते हो कि समतल तरंगाग्र बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? समतल तरंगाग्र। अब बात समझ में ना? जब कोई तरंगे बहुत असीमित दूरी तय कर लेती है, असीमित दूरी तय करने के बाद उनसे जो तरंग उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? समतल तरंगाग्र। ये कौन है? फिर से एक बार, जब तरंगवा बिंदुओं से निकले तो कैसे निकलेगा? गोलाकार। उसको क्या बोलोगे? जब तरंगवा किसी स्लिट से या किसी रेखा से, किसी मार्कर से, किसी पेन से निकले,
इससे तरंग जो निकलेगी वो कैसे रहेगी, बेलनाकार, उसको क्या बोलोगे। और वही तरंगवा जो बिंदु से निकल रही है, जो रेखा से निकल रही है, वही जब तरंगों बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है तो कैसे हो जाती है, समतल के रूप में गति करती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समतल तरंग गाग। फटाफट बनाओ, केवल ए डायग्राम बनाना है तीनों। ये है पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये है तीनों डायग्राम नीचे फटाफट बनाओ, 1 मिनट टाइम है, जल्दी से। चलो आगे देखो, आगे है डालो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। चलो देखो, लिखो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसमें लिखो, टाइम नहीं लेट हो रहा है, उसमें लिखो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रकाश के तरंग, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक, हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने, वैज्ञानिक हाइगेंस ने, हाइगेंस ने 1678 कलिके के बाद 3 साल बाद 1678 ईस्वी में किए थे। ठीक, इसे लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना, अब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती हैं, समान रूप से संचरित होती हैं, संचरित होती है, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए, तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की, किसी माध्यम की आवश्यकता, क्योंकि नदी आ गया, ठीक, होती है, क्योंकि तरंगों चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम, एक सर्वव्यापी माध्यम, सर्वव्यापी माध्यम ईथर मान लिया, ईथर मान लिया, ये मान लिए, मान लिए, इतना बहुत है। अगर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, तरंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस सही है, ठीक, बंद हो गया। तो प्रकाश तरंग रूप में क्या होता है जी, चलता है, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में क्या होती हैं, समान रूप से फैल रही हैं, सभी संभव दिशाओं में समान रूप से क्या होती हैं, फैल जाती हैं, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए किसी मीडियम की,
क्योंकि तरंगों चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम क्या मान लिया, ईथर। क्या है जी, ईथर माना था। ईथर एक केमिस्ट्री की ईथर नहीं है, ये अलग एक ईथर है, इसका द्रव्यमान होता नहीं है, मासलेस होता है। ठीक, बताओ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत समझ में आया? अगर डालो हाइगेंस के तरंग, हाइगेंस अगर डालो हाइगेंस के तृतीयक तरंग का सिद्धांत सबसे मेन है। हाइगेंस के द्वितीयक, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत समझो पहले, एक मिनट। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत में क्या कहा गया? हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंग सिद्धांत में 3 नियम दिए। 3 नियम आप समझो जी। पहला पॉइंट तो वही है जिसको हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लोगे ना, हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत में क्या लिखना है? जिस पॉइंट को हम लोगों ने तरंगाग्र परिभाषा पढ़ी वही हाइगेंस का द्वितीय सिद्धांत का पहला नियम। क्या बोला गया? जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत मान लो सूर्य है, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो जो तरंगें जा रही हैं किसी माध्यम में, उस माध्यम में वो तरंगें क्या होती हैं? कंपन करने लगती हैं। और जो तरंगें कंपन करने लगी अगर उनको हम लोग क्या मान ले, एक सरफेस मान ले, तो सरफेस पर जितने भी कण तरंग कर रहे होंगे वो समान समय में समान कला में तरंग कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे। इन कंपनों को हम लोग कहते क्या है? तरंगाग्र। ये हाइगेंस का प्रथम नियम। फिर से, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकल रही होंगी, जिस माध्यम में तरंगें जा रही होती होंगी, उस माध्यम के सभी कण क्या कर रहे होते हैं? कंपन करने लगते हैं। अगर उस कंपन कर रहे माध्यम को एक रेखा मान लिया जाए, एक सरफेस मान लिया जाए, इसको एक रेखा मान लिया जाए, एक सरफेस मान लिया जाए, तो जितने बिंदु होंगे इस सरफेस पर, रेखा पर, इस समतल पर जितने बिंदु होंगे सभी बिंदु क्या कर रहे होंगे? समान कला में सभी संभव दिशाओं में क्या कर रहे होंगे? गति कर रहे होंगे। इसी को हम लोग कहते क्या है? तरंगाग्र कहते हैं। सही है? ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था? बोलो मत। अब जिस प्रकाश स्रोत से तरंग निकल रही होगी, दूसरे पॉइंट में जिस प्रकाश स्रोत से तरंग निकल रही होगी उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक तरंगाग्र। और जिस स्थान पहुंच रहे होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगाग्र। ये दूसरे पॉइंट बोला गया। मतलब बताओ, तो प्राथमिक तरंगाग्र कौन हुआ? सूर्य हुआ, जहां से निकल रहा टार्च हुआ, और जहां तरंगे जाकर पहुंची, जहां पर कंपन कर रहे हैं उसको क्या बोलोगे? द्वितीयक तरंगाग्र। बस ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया? तीसरे पॉइंट में बोला गया जब द्वितीयक तरंगाग्र से भैया सूर्य से तरंगे आ रही हैं, तो सूर्य तरंगे आ रही, मान लो किसी मीडियम में कोई दूरी तक गई, किसी दूरी तक जाने के बाद एक लेयर बनाई, उस लेयर पर जो कणे हैं, जो तरंगे, जो बिंदु है, उस बिंदु पर तरंगे पड़ने के बाद वो तरंगे आगे भी उसी स्पीड से क्या होती हैं? गति करती है। नहीं समझे? मान लो यहां से जो तरंग यहां पर आई, इस बिंदु पर आई, इस बिंदु पर आई, जो तरंग निकले इस बिंदु पर आई, तो इस बिंदु पर आने के बाद जो तरंग यहां पर आई हुई है, यह तरंग, इस तरंग का प्रत्येक कण जो है, इस तरंग का प्रत्येक कण जिस वेग से यहां पहुंचा हुआ है, वही तरंग यहां से निकल करके आगे भी क्या होता है? उसी वेग से संचरित होता है। अब देखो, जो तरंग यहां पहुंचा हुआ है, आगे भी वह तरंग उसी वेग से जब संचरित होगा और जाकर के आगे एक क्या बनेगा? गोले का रूप धारण करेगा। क्या करेगी? गोले का रूप धारण करेगा। बहुत ध्यान समझना, एक गोले का रूप धारण करेगा और वह एक नई तरंग का निर्माण करेगा। तो ये क्या हुआ? इनका तीसरा नियम था। मतलब जो तरंगे यहां पहुंची हुई है, वो तरंगे जिस स्पीड से आई थी वो आगे भी जा करके एक नई सरफेस का निर्माण करेंगी। ये उनका क्या था? तीसरा नियम था। मतलब अब देखो इधर, तो उस पर हम
जो नई तरंग बन रही है उस पर हम कोई अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा। तो वह स्पर्श रेखा सभी से क्या करेगी? टच करती हुई जाएगी, छूती हुई जाएगी। ये इनका तीसरा नियम था। मतलब मान लो एक तरंग यहां पहुंची, फिर यहां तरंग मान लो यहां गई, इस पर हम स्पर्श करते हुए क्या खींचेंगे? एक रेखा खींचेंगे, तो सभी तरंग क्या होगा? इस स्पर्श रेखा को टच कर रहा होगा। अब आगे वाली स्पर्श रेखा हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अग्र तरंगाग्र। पीछे वाले क्या बोलते हैं? पश्च तरंगाग्र बोलते हैं। नहीं समझ में आया? किसी कोई डाउट? ठीक, मतलब जो तरंग यहां पहुंची वह तरंग आगे जा करके एक नई तरंग का रूप धारण करेगी, और वह तरंग पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या करेगी? वह एक नई तरंग की भांति व्यवहार करने लगेगी। ये उनका तीसरा नियम था। अब लिखो समय, पहला पॉइंट लिखो। हाइगेंस, उसमें लिखो पहले, हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत निम्नवत है। हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत निम्नवत है। हाइगेंस, हाइगेंस के द्वितीयक, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत निम्नवत है। निम्नवत है। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट। हाँ, यदि किसी माध्यम में, पहला पॉइंट परिभाषा वही था, यदि किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचे, एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित, जिस पर स्थित सभी कण सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं। ए वाला, ए वाला, ए बी, ए बी, ए था क्या जी? ए बी, यही है, यही पृष्ठ है। सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र, तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, वैसा बहुत है। दूसरा पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2। प्रत्येक प्रकाश स्रोत से, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म तरंगे, असंख्य सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं, निकलती हैं। प्रत्येक तरंगाग्र, प्रत्येक तरंगाग्र, प्रत्येक तरंगाग्र आगे वाली तंत्रिका के लिए, आगे वाली तंत्रिका के लिए एक स्रोत का कार्य करती है, एक स्रोत का कार्य करती है, कार्य करती है, जिसे द्वितीयक, सही गलत जी, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं
जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगी जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लो। यदि आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का, यदि आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप अर्थात स्पर्श करते हुए, अर्थात इनको स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह तरंग की एक नई स्थिति को व्यक्त करता है, यह है द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। एक बात देखो फटाक से, दो इधर। पहले सिद्धांत में क्या बोला गया? यदि किसी माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण क्या हो जी, मतलब जिस स्थान से किरणें जा रही हैं, अगर वो प्रकाश किरणें जब किसी माध्यम में जाती हैं, जिस माध्यम में जा रही है, अरे वहां पर एक पृष्ठ खींचा जाए, उस पृष्ठ पर स्थित सभी क्या करेंगे? सभी समूह करेंगे जी, कंपन करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंगांतर। ये पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। दूसरा क्या बोला गया? प्रत्येक प्रकाश स्रोत असंख्य सूक्ष्म तरंगे क्या होती जी? प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं, और प्रत्येक तरंगाग्र आगे तरंगिका के लिए एक स्रोत का कार्य करती है। मान लो यहां से तरंगे निकल रही थी, जो तरंगे निकल के यहां पहुंची हुई है, इसको आप लोगों ने क्या बोला? अभी इसको हम लोग बोल रहे हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोल रहे हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। इस बात को समझो। इसके लिए मान लो एक है क्या जी? एक है। एक क्या है? दो है। तो एक के लिए दो क्या है? द्वितीयक तरंगिकाएं है। इस पर जितने भी तरंग उत्पन्न होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं। अब इससे भी तरंगिकाएं निकलेंगी। इससे भी क्या होंगे? इस प्रत्येक बिंदु से क्या निकलेंगी? हर एक बिंदु से क्या निकलेंगी? तरंग निकलेंगी। मान लो तरंग कहां पहुंच गई? यह तरंगे पहुंचाई यहां पर। बहुत ध्यान समझो, यह तरंगे यहां पहुंची। तो अब देखो, ये मान लो हुआ दो, एक क्या है? तीन। अब तीन के लिए, अब जो तीन है, तीन जो है, इसके लिए, दो के लिए द्वितीयक तरंगांक होगा, और दूसरा क्या होगा? प्राथमिक तरंगांक होगा। ये मैटर है। फिर से, एक के लिए दो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, और एक क्या है? प्राथमिक तरंगिकाएं हैं। तीन के लिए दो प्राथमिक है, लेकिन तीन क्या है? द्वितीयक है। मान लो और मैंने पृष्ठ खींचा, और पृष्ठ की तरफ चले गए, और मैंने खींच दिया। लो अब यहां पर कितना हो गया? मान लो चार है क्या जी? ये चौथा वाला है, तो चार क्या हो गया? चार हो गया। तीन के लिए द्वितीयक तरंगिकाएं, और तीन क्या हो गया? प्राथमिक तरंगिकाएं। ऐसे हम प्रत्येक गोले पर, क्योंकि ये जो तरंग निकला कहां से निकला हुआ है? एक बिंदु से निकला हुआ है। तो कहां से जाएगा? आगे एक गोले के रूप में जाएगा, और प्रत्येक गोले पर हमें क्या खींचे? एक स्पर्श करते हुए रेखा खींचे। उस स्पर्श करते हुए रेखा को हम लोग कहते हैं अन्वालोक। क्या बोलते हैं?
अन्नालोक वही कह रहा है, यदि आगे बढ़ते हुए इन द्वितीयक तरंगिकाओं का इसके लिए द्वितीयक है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दिया, इसके लिए ये वाला है द्वितीय तरंग का है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दिया तो क्या कर रहा है, अन्नालोक अर्थात स्पर्श रेखा खींचे तो क्या करेगा, यह तरंग की एक नई स्थिति को व्यक्त करेगा। मतलब दोनों स्पर्श रेखा है ना, यह एक तरंग की नई स्थिति बताएगा। अब असम में ये था हाइगेन से कल द्वितीय तरंग सिद्धांत फटाक से